स्वागत है दोस्तों। होली त्यौहार के बाद आप सभी अपनी तैयारियों में फिर से जुटे होंगे और उसी के क्रम में बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है। ये प्रैक्टिस सेट 17 मार्च का है, यानी इसमें आपको देवनागरी लिपि और भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मिलेगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न 10 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे और 10 प्रश्नों के बहाने लगभग 70 से 80 पॉइंट आपको ऐसे तैयार हो जाएंगे जो आने वाली टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निबंधकारों का जन्म क्रम के आधार पर क्रम चुनें। ऑप्शन में नाम जो है वो देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही, इनके नामों का सही क्रम क्या होगा? तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, हमने कई बार इस पर डिस्कस भी किया हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वह है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमघन। तो इनका क्रम, जन्मक्रम के आधार पे हम देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है वो 1844 में इनका जन्म है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 में, लाला श्रीनिवास दास का 1851 में और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 में। तो 1844, 1850, 1851, 1855 ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनाकारों का जन्म क्रम है। इसके साथ ही आपको इस प्रश्न के साथ हम बहुत महत्वपूर्ण इस दौर के जो सन 1900 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनके जन्म क्रम का भी रिवीजन करा देंगे। ध्यान से इसे देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट का 1844, ठाकुर जगमोहन सिंह 1847, लाला श्रीनिवास दास 1851, श्रीधर पाठक 1859, लज्जाराम मेहता 1863, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1864, राधा कृष्ण दास 1865, किशोरी लाल गोस्वामी 1865, बाल मुकुंद गुप्त 1865, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865। अब आप देखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ये तीनों और ऊपर राधा कृष्ण दास जी, ये चार लोगों के नाम 1865 ईस्वी में हैं। तो आपके लिए आसान है इन चारों के नाम अगर आप याद रख लें कि 1865 में इनका जन्म हुआ है। 66 में लाला भगवान दीन का नाम आता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण इस दौर के रचनाकार हैं। आगे हम देखते हैं प्रेमचंद 1880, मैथिली शरण गुप्त 1886, जयशंकर प्रसाद 1889, माखनलाल चतुर्वेदी भी 1889, राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक 1891, शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया वाले 1893, सिया राम शरण गुप्त 1895, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896। देखिए निराला जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि सरस्वती पांडे या अन्य जो कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं उन सब में 1899 मिलता है निराला जी का, लेकिन राग विराग नाम की जो रामविलास शर्मा जी ने उनके जीवन पर आधारित जो तथ्य इकट्ठे किए हैं उसमें 1896 माना है। तो आप दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, उदय शंकर भट्ट 1898 और पंत जी का आप लोग 1900 जानते ही हैं। तो इतने महत्वपूर्ण रचनाकारों का पूरा जन्मक्रम याद करने का आसान तरीका हमने आपके लिए एक जगह इसे कलेक्ट कर दिया है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या इसे एक जगह नोट कर लें ताकि इस दौर के रचनाकारों के जन्मक्रम से संबंधित कुछ भी प्रश्न आए तो आप आसानी से इसे हल कर सकें। तो एक प्रश्न के बहाने आप इतने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं एक साथ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे मातृभाषा का सच्चा सेवक माना किंतु उनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि का नहीं माना? ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशीनाथ खत्री, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि ये मातृभाषा के सच्चे सेवक थे लेकिन इनकी रचनाएं उतनी साहित्यिक कोटि की नहीं हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना और जानना चाहते हैं
उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे सारे प्रश्न देवनागरी लिपि से, देवनागरी लिपि के लिए जो भी आंदोलन हुए उन सब से जुड़े हुए हैं। दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये हिंदी साहित्य के इतिहास का शॉर्ट नोट्स, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार विशेष, साथ ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी वन लाइनर के साथ इसमें आपको मिलेंगे। टोटल 205 पेज का ये नोट्स है और इसका मूल्य हमने ये रखा है जिसमें 60 रुपये पोस्टल चार्ज लगा हुआ है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षाओं के रिवीजन के लिए। शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पर ये निर्मित है। आगे देखते हैं भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है। भ्रूण हत्या निबंध किसका है? ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भ्रूण हत्या निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसके साथ ही आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के नाम भी ध्यान रखिए। आप बहुत सारे निबंधों के नाम आप सभी जानते होंगे, लगातार आप सभी तैयारी में लगे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो नाम महत्वपूर्ण है हम आपको बताते हैं। अंग्रेजों से भारतीयों का जी क्यों नहीं मिलता, अगर पूछ ले कि ये निबंध किसका है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके अन्य जो महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी जो निबंध, देखिए आप सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य, कला, पुरातत्व, इतिहास, पुराण, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पुरातत्व संबंधी उनके जो लेख हैं वो मणिकर्णिका, काशी, रामायण का समय। मणिकर्णिका नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में आ जाएगा तुलसीराम जी का जो आत्मकथा है मुर्दहिया और मणिकर्णिका, 2 भागों में 2014 में लिखा गया, तो वो आपको ध्यान आएगा। लेकिन मणिकर्णिका नाम से एक निबंध लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है और भ्रूण हत्या नामक निबंध, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से हमने आपके लिए इसके सारे तथ्य कलेक्ट किए हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। यूजीसी नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्तर की परीक्षा हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, जुआरी खुआरी नामक प्रहसन के लेखक कौन है। अब यहीं से देखिए ये प्रहसन है, ध्यान रखेंगे जुआरी खुआरी। ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, काशीनाथ खत्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। जुआरी खुआरी नाम से एक प्रहसन कौन लिखता है? प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने संगीत शाकुंतल नाम से एक लावनी के ढंग पर गाए जाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध नाटक लिखा है। ठीक है, लावनी का ढंग है और गाए जाने वाले पद्य के रूप में खड़ी बोली में इसे लिखा है। संगीत शाकुंतल, प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इन रचनाओं को हम इसलिए भी दोहरा देते हैं कि आप पढ़ने के दौरान, इसे सुनने के दौरान जब मन से इसे सुन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्होंने अपना खाली स्थान, इसे आपको फिल करना है। उन्होंने अपना गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। अब ये क्या है, कौन सी पत्रिका है जिसे गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पत्रिका के विषय में ये कहा? ऑप्शन आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती, हिंदी प्रदीप। तो इसका सही उत्तर है हिंदी प्रदीप। शुक्ल जी ने लिखा है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने अपना हिंदी प्रदीप नाम का ये पत्र गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए निकाला। यानी गद्य साहित्य कैसा हो उसका एक पैटर्न, ढर्रा मीन्स पैटर्न, वो पैटर्न, वो ढंग निकालने के लिए ही उन्होंने हिंदी प्रदीप की शुरुआत की। इसके साथ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष 1877, ये मासिक पत्रिका थी और प्रयाग से निकलती थी। तो कभी कभी पत्रिकाओं के बारे में पूछ लेता है, प्रकाशन वर्ष न पूछ के पूछ लेगा कि किस प्रकार की ये पत्रिका थी, मासिक थी, अर्धवार्षिक थी, पाक्षिक थी, किस तरह की थी। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की 1877 में मासिक थी, प्रयाग से निकलती थी। इसके बारे में और देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध अपने पत्र में ये 30 वर्षों तक निकालते रहे। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है कि कितने वर्षों तक बालकृष्ण भट्ट
अपनी पत्रिका को चलाते रहे, तो लगभग 30 वर्षों तक 1877 से शुरुआत करके 30 वर्षों तक इसे निरंतर ये चलाते रहे। दोस्तों, एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स तैयार करने की हमारी जो रणनीति है, हम उसके तहत ही आपके लिए बहुत सारी बातें लेकर के आते हैं, ताकि एक प्रश्न ही आपके लिए पर्याप्त हो जाए बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के लिए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए राधाचरण गोस्वामी ने किस नाटक की रचना की? ऑप्शन अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, मेवाड़ कमलिनी, विधवा विवाह। तो इसका सही उत्तर है सती चंद्रावली। यही प्रश्न से ही कई सारे पॉइंट आपके तैयार हो जाते हैं कि राधाचरण गोस्वामी ने औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का अंकन किया। किसमें किया? सती चंद्रावली में। राधाचरण गोस्वामी के बारे में और बातें देख लेते हैं। इनके कुछ और महत्वपूर्ण नाटक हैं, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली। सती चंद्रावली की बात हमने की ही है। इसके अलावा अमर सिंह राठौर का नाम ध्यान रखेंगे, राधाचरण गोस्वामी। राधा कृष्ण दास की बात करें, राधा कृष्ण दास के दो महत्वपूर्ण नाटक जो प्रसिद्ध हैं, पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी। इसका दो नाम है, पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी। एक और है महाराणा प्रताप, ये भी राधा कृष्ण दास का नाटक है। इसे राजस्थान केसरी नाम से भी जाना जाता है। तो सारे प्रश्नों को इस तरह से भी आपको पढ़ना है ताकि बहुत छोटे समझे जाने वाले प्रश्न आपसे गलत कतई न हो। इसके अलावा विधवा विवाह भी ऑप्शन में एक आया हुआ था नाटक, ये काशीनाथ खत्री जी का है, ठीक है, जिसके बारे में शुक्ल जी ने कहा कि ये मातृभाषा के सच्चे सेवक हैं। ऊपर के प्रश्न में हमने इसका उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई कौन थे जिन्होंने उनके सती प्रताप नामक अधूरे नाटक को पूरा किया? प्रश्न ही बड़ा दिलचस्प है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का फुफेरा भाई था जिसने भारतेंदु के सती प्रताप नाटक को पूरा किया। कई प्रश्न हैं इसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था, तो सती प्रताप, और उसे पूरा किसने किया? उनके फुफेरे भाई ने। फुफेरे भाई का नाम क्या था? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और दुर्भाग्यवश भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सती प्रताप नाटक अधूरा रह गया उसे उन्होंने पूरा किया। राधा कृष्ण दास का एक प्रसिद्ध नाटक भी है जो छोटा है, छोटा रूपक नाटक दुखनी बाला। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल था, ये अलग प्रश्न है। कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको इसे सजग होकर देखना होगा। तो कौन शामिल नहीं था, इसका सही उत्तर है बाबू राधा कृष्ण दास। बाबू राधा कृष्ण दास नागरी सभा की स्थापना करने वालों में नहीं थे, लेकिन बाकी जो तीन नाम हैं ये नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण है। यही आधार स्तंभ है। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीन लोग नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना में अपना अथक परिश्रम, पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले थे। नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देख लेते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है, 1893 में। राधा कृष्ण दास का नाम इस ऑप्शन में था, तो ध्यान रखेंगे कि नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण दास जी थे और ये भारतेंदु के फुफेरे भाई भी थे। और इसी नागरी प्रचारिणी सभा से नागरी प्रचारिणी पत्रिका निकलती थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1896 था। तो 1893 में सभा की स्थापना हुई, उसके 3 वर्ष बाद 1896 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नागरी के प्रचार प्रसार के लिए किसने अपनी संपूर्ण संपत्ति रजिस्ट्री करके नागरी प्रचार का झंडा उठाया? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में उल्लिखित तथ्य है, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने अपनी संपूर्ण जायदाद
नागरिक के प्रचार के लिए रजिस्ट्री करके और साइकिल उठा करके वो नागरिक के प्रचार में दिन रात अपना खपा चुका था? ऑप्शन देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित गौरी दत्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त ने ही ये काम किया कि अपनी संपूर्ण जो जायदाद थी उसे देवनागरी के लिए रजिस्ट्री कर दी। इन्होंने गौरी नागरी कोश की भी रचना की। तो गौरी नागरी कोश की रचना किसने की? पंडित गौरी दत्त ने। इन्होंने प्रणाम या अभिवादन के बदले जय नागरी कहना शुरू किया। एक प्रश्न इससे भी बनता है कि जय नागरी कहकर अभिवादन करने वाला उस युग में, भारतेंदु युग में, कौन था? तो ध्यान रखेंगे, पंडित गौरी दत्त। दोस्तों, हमारा प्रयास, हमारे वीडियोस आपके लिए कितने उपयोगी हैं, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें, ताकि हम आगामी सभी कक्षाओं में और महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको परिचित करा सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को दूर करने के ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ एक अनुसंधानपरक पुस्तक अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा किसने लिखी? यानी जब नागरी लिपि को कचहरियों से या राजकाज की भाषा से दूर किया जाने लगा, तब उसके कारण उत्पन्न विसंगतियों पर एक रिसर्च पूर्ण जो पुस्तक लिखी, वो किसने लिखी हुई है इस नाम से? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित गौरी दत्त, श्याम सुंदर दास, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर है पंडित मदन मोहन मालवीय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेजी भाषा में एक बड़ी पुस्तक लिखी और ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि नागरी लिपि को राजकाज की भाषा, अदालतों और विद्यालयों की भाषा से दूर करने के कारण बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ती हैं, उस पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान जाए। तो इस तरह से नागरी लिपि को लेकर के उस दौर में जो भी प्रयास हो रहे थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये सारे काम किए जा रहे थे। हमने उन्हें इकट्ठा किया और एक संभावित प्रश्न के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आने वाले यूपी हायर की जो परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, उसमें भी दूसरी यूनिट में हिंदी और देवनागरी के प्रचार प्रसार के दौरान के बहुत सारे पॉइंट्स लगे हुए हैं। उसकी दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखें। और हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के शॉर्ट नोट्स, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह 205 पृष्ठों पे है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।